हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के टेंस होते हैं और कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं टेंस को। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से और अपर लेवल तक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस। तो टेंस क्या होता है? टेंस की परिभाषा होती है सिंपल। टेंस यानी जो समय का बोध कराता है, जो समय का बोध कराता है, जो समय का बोध कराता है। ठीक, तो समय का बोध कराने का मतलब कि जिससे हम समय का पता कर सकें कि किस समय की बात कही जा रही है। जैसे अगर मैं कोई वाक्य कहूँ कि वह पढ़ाई कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यह वर्तमान की बात है। अगर मैं कहूँ कि वह पढ़ाई कर रहा था, तो इससे पता चलता है कि यह बीती हुई बात है। और अगर मैं कहूँ कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो यह आने वाले यानी भविष्य की बात है। तो इससे हम लोग पता करते हैं समय। तो समय यहाँ पर हम लोग टेंस को तीन पार्ट में पढ़ते हैं, यानी टेंस के तीन प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा यहाँ पर फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल का बोध होता है, जिसमें जैसे कोई काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जैसे वो पढ़ रहा है, यह वर्तमान काल का है। फिर पास्ट टेंस में यानी भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे वह पढ़ रहा था या पढ़ लिया था या पढ़ा था, ऐसे। फिर फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में जो काम अभी आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा, तो उस टेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हैं, हूँ, हो, यानी जिन वाक्यों के लास्ट में अगर हैं, हूँ और हो आ जाए, ये तीनों शब्द आ जाए, तो वह प्रेजेंट का वाक्य होगा। फिर दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लास्ट में हमेशा था, थे, थी, ये सब शब्द आता है, या इसमें या ये ई भी आ जाता है, यह सब भी शब्द आ जाते हैं। तो उस जब भी ऐसे शब्द आ जाते हैं किसी वाक्य के लास्ट में, जैसे वह पढ़ता था, तो यह पास्ट टेंस का वाक्य है। ऐसे फ्यूचर टेंस इन वाक्यों में लास्ट में गा, गे, गी आता है, तो इनसे हम लोग पहचान लेंगे कि वह फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ठीक, अब हम तीनों के चार चार पार्ट पढ़ते हैं, जो कि अब यहाँ पर है। पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा परफेक्ट टेंस, और चौथा यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें थोड़ा समानता होता है हिंदी के वाक्य में। जैसे कंटिन्यूअस मेरा आ रही आता है, वो अभी मैं बताऊंगा, अभी बताया नहीं हूँ। इंडेफिनिट टेंस, ठीक, इंडेफिनिट टेंस में होगा यह कि इन सभी वाक्यों के लास्ट में ता, ते, ती आता है। तो जिस वाक्य में भी ता, ते, ती आ जाए, वो इंडेफिनिट का होगा। इसी तरह कंटिन्यूअस में लास्ट में आता है रहा, रही, रहे। ठीक, और इसी तरह परफेक्ट में होता है चुका, चुकी, चुके आता है। चुका, चुकी और चुके आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें कंटिन्यूअस से मिलता जुलता है, इसमें भी रहा, रही आता है। रहा, रही, रहे, लेकिन इसमें समय जुड़ जाता है, यानी 2 घंटे से 3 बजे से ऐसे समय जुड़ जाता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर टेंस का भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें कोई वाक्य अगर दे दे कोई, तो उससे हम बस इतना से पहचान सकते हैं कि वह प्रेजेंट का है कि पास्ट का है और फ्यूचर का है, या वह अभी प्रेजेंट में कौन सा है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या कौन है। इसी तरह पास्ट में पहचान लेंगे। जैसे अगर मैं वाक्य कोई एक बोलूँ या लिखूँ जिसके लास्ट में आ रहा हो कि चुका, वह पढ़ चुका होगा, ऐसे मान लीजिए लास्ट में आ रहा है वो पढ़ चुका होगा। ठीक, तो यहाँ पर लास्ट में देखेंगे गा, गेगी और चुका, चुकी आ रहा है। ठीक,
तो गा गेगी में कौन सा होता है, यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर टेंस। टेंस में देखेंगे लास्ट में तो गा गेगी फ्यूचर में आता है। फिर इसके बाद चुका चुके किस में आता है, तो परफेक्ट में। इस तरह हम बोल सकते हैं कि यह जो टेंस होगा बनेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। अगर मैं दूसरा वाक्य कोई बोलूँ, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था, या मैं उस स्कूल में पढ़ता था, ऐसे अगर वाक्य है तो सबसे पहले तो था देखेंगे लास्ट वाला शब्द। लास्ट वाला शब्द था किस टेंस में आता है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में था आता है। इसके बाद इसके पहले थोड़ा सा जो शब्द आ रहा है ता, तो ता किस टेंस में आता है, इंडेफिनिट में कि कंटिन्यूअस में। तो आप देखेंगे कि इंडेफिनिट में ता आता है। तो इस तरह यह पता चल गया कि यह है पास्ट इंडेफिनिट। था से पता चल गया कि पास्ट है, और ये ता जो लगा है इससे पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, तो इस तरह हम टेंस को पहचानेंगे, वाक्य को पहचानेंगे किस टेंस का है। अब आगे हम डिटेल से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पास्ट पे चलेंगे, फिर फ्यूचर। तो इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस तो देखिए सबसे पहले जो मेन इसमें के जो बातें हैं, प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सबसे मुख्य बातें होती हैं। तो किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और इस यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है या डू या डज होती है, इसको आपको याद रखना है। फिर मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद पूरे रूल में यही लागू होगा कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ जो वर्ब लगती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, ही सी इट, इनके साथ हमेशा हम डज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, जितने प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो बहुवचन सब्जेक्ट में जैसे आई को भी बहुवचन की तरह लिया जाता है, आई, वी, यू और फिर दे। और इसके अलावा जितने भी बहुवचन आ गए उनके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद एक मेन वर्ब की बहुत ही ज़रूरी बात है, मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब, इसको आप लोगों को नोट करना है। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म। इसका यूज होगा हम जब लगाएंगे इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब पॉजिटिव सेंटेंस को हल करेंगे तब इसका यूज होगा। तो देखिए जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे प्लूरल फॉर्म कहते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे कोई भी वर्ब होगी, गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो होता है, और तो यह प्लूरल फॉर्म है। जैसे प्ले, तो प्ले कौन सा है, प्लूरल फॉर्म है। इट कौन सा है, प्लूरल फॉर्म है। फिर यहाँ पर बिट कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। यानी और इसका अगर सिंगुलर देखा जाए तो सिंगुलर कैसे बनाते हैं, इसमें यस या यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर गो का जो सिंगुलर होगा वह गोज हो जाएगा। ठीक, प्ले का सिंगुलर प्ले, यहाँ पर गो का जो सिंगुलर है वह गोज हो जाएगा। ठीक, प्ले का सिंगुलर प्लेस हो जाएगा। इसी तरह इट का सिंगुलर इट्स हो जाएगा, और बीट का सिंगुलर बीट्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी मेन वर्ब पाई जाती हैं फर्स्ट फॉर्म, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो इनका प्रयोग जो होता है, इनके साथ प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ता है। कौन सा सब्जेक्ट, पी सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन रूप। अगर वी आ जाता है तो वी के साथ हम गो का प्रयोग करेंगे, ना कि गोज का। गोज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जब ही आ जाए, सी आ जाए, यह सब आता है तब। ठीक, और प्ले है तो प्ले के साथ वी का प्रयोग करेंगे, वी के साथ इट का प्रयोग करेंगे, बीट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आई आ जाए तो आई के साथ भी गो को लगाएंगे, कभी भी गोज नहीं लगा सकते हैं आई के साथ। और इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में देखेंगे। तो यह बेसिक था, मतलब कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है यहाँ पर तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट आता है तो उसके साथ सिंगुलर मेन वर्ब यूज की जाएगी। अब
इतना समझने के बाद हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस को हल करना। ठीक, तो यह ऊपर का जो है, ठीक है, इतना रहने देता हूँ, नीचे से मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है अभी, जैसे इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे रूल में, मतलब जब तक पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव तब तक लागू होगा। और हमें अब पढ़ना है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं रहेंगे और ना ही नॉट आएगा, बस सिंपल वाक्य रहेगा, इसको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। नोट में आपको लिखना है, इसमें हम लोग डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है पॉजिटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, यह आप लोगों को याद रखना है, प्रयोग नहीं करते हैं, यानी डू या डज इसमें नहीं लगाते हैं। तब इसको मतलब ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, तो सिंपल जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला यही है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब तो प्रयोग ही नहीं करना है, तो हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो हम लोग शुरू में लिखे हैं, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यस या यस जोड़ना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तब। इसके बाद ऑब्जेक्ट, यही सिंपल फार्मूला होता है इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस का, इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का। इसमें कहीं भी आप लोग देखेंगे तो डू या डज का प्रयोग नहीं है, इसी फार्मूले पे सभी लगेंगे। ठीक, तो एक दो वाक्य अभी हम सिंपल देख लेते हैं इसको लगाने के लिए। तो पहला वाक्य है, मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन करता हूँ। ठीक, तो करना यहाँ पर खाने से रिलेटेड है, तो यहाँ पर खाना ही है मेन, मतलब इट, यहाँ पर जो वर्ब होगी इट यूज होगी। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, जो कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य करता है। तो इसमें भोजन करने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं को सबसे पहले सब्जेक्ट रूल के अनुसार आई लिख लेंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इट है, भोजन करने के लिए हम लोग इट लगाते हैं, तो आई इट। अब यहाँ पर ये इट के साथ यस या यस लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर लिख लीजिए, पी से प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस नहीं लगाते हैं। लेकिन वही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यस या यस लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई जो है वह सिंगुलर ही है, लेकिन आई के साथ जो रूल में लिखा, पीछे अभी मैं जो लिखा था कि आई के साथ ट्रीट किया जाता है प्लूरल की तरह, तो आई के साथ इट लगेगा, इसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगेगी। इसके बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब का काम खत्म, ऑब्जेक्ट, तो आई इट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो भोजन को फूड कहते हैं, आई इट फूड, इतना बन गया। ठीक, इसके बाद दूसरा वाक्य, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक, तो वह स्कूल जाता है, वह की अंग्रेजी, यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह सब्जेक्ट है तो ही हो गया। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब जाना है, तो जाना का अंग्रेजी गो होता है। अब इसमें यस या यस जोड़ेंगे कि नहीं रूल के अनुसार, तो जोड़ेंगे, क्योंकि ही जो है एक वचन है, सिंगुलर है, तो यस जोड़ देंगे, ही गोज टू। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा है लास्ट में, ही गोज टू स्कूल, इतना सिंपल। ठीक, तो और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको मिटाकर। देखिए पॉजिटिव का जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था अभी, वह था कि सब्जेक्ट प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें जोड़िए यस या यस अगर ज़रूरत पड़े तब, और फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, इतना। और इसमें हम लोगों ने और पढ़ा था कि ही सी इट यह सब हो, तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, और बाकी जब अगर ऐसा हो, यानी आई वी यू दे, यानी ये जब बहुवचन हो, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस लिखते हैं, यस यस नहीं जोड़ते, इतना पढ़ लिया। तो इसी के हिसाब से और हम लोग लगाते हैं, जैसे एक वाक्य है, वे अपना कार्य करते हैं, वे अपना कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वे यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कार्य करते हैं कौन, वे, तो वे की अंग्रेजी क्या होगी, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे दे। इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, कार्य करना की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क, तो दे वर्क। लेकिन एक मिनट देखिए, यहाँ पर दिक्कत यह है कि अपना कार्य एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है, तो यहाँ पर करने की अंग्रेजी हो जाएगी डू। अब डू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसमें यस यस जोड़ेंगे कि नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डू का प्रयोग जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह हुआ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दे डू, और बहुवचन है तो यस यस नहीं जोड़ेंगे, दे डू, अब देयर वर्क हो जाएगा,
देयर वर्क। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम अपनी किताब फाड़ते हैं। हम अपनी किताब फाड़ते हैं, हालांकि फाड़ना नहीं, तो हम अपनी किताब फाड़ते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी के साथ अब सब्जेक्ट का काम खत्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाड़ना का अंग्रेजी होगा टीयर, वी टीयर। ठीक, वी टीयर। और इसके बाद फिर यस एस जुड़ेगा कि नहीं मेन वर्ब में? तो देखिए वी सब्जेक्ट जो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पर है, तो यस एस नहीं जोड़ेंगे, तो वी टीयर। फिर आवर बुक्स, आवर बुक्स, अपनी किताबें, ऐसे बना लीजिए, अपनी किताबें, आवर बुक्स। लेकिन यही रहता कि हम की जगह यहाँ पर अगर वह रहता, वह अपनी किताब फाड़ता है। ठीक, वह अपनी किताब, ऐसे। तो यहाँ पर बनता है इसका ही, इसके बाद टीयर, फाड़ना का अंग्रेजी मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर, तो यस यस जोड़ना पड़ेगा, तो ही टीयर्स। और फिर आवर की जगह ही के साथ हिज लगता है। ठीक, ही टीयर्स हिज बुक्स, ऐसे हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इतना जो वाक्य है सिंपल बना लेंगे। और कुछ होमवर्क में मैं आपको अभी दूंगा, जिसको आप लोगों को कर लेना है। तो देखिए अभी जो यहाँ पर पॉजेसिव केस जो आ रहा है, आवर कभी आ रहा है, कभी हिज आ रहा है। जैसे ही के साथ हिज है और वी के साथ आवर लगेगा, इस तरह अगर आई रहता तो माई लगता, माई बुक्स। तो इसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। और अभी के लिए इतना ही। और आप लोग कुछ होमवर्क लिख लीजिए, जो कि आप लोग लगा कर आइएगा। होमवर्क आप लोगों को लिखना है। तो पहला होमवर्क है, मैं पतंग उड़ाता हूँ, उड़ाता हूँ। तुम अपने भाई को पीटते हो, पीटते हो। और तीसरा, वह अपना कार्य पूरा करती है। चौथा जो कि लास्ट है यहाँ पर, रोहन हर साल कक्षा में प्रथम आता है, कक्षा में प्रथम आता है। तो आप लोगों को ये 4 होमवर्क करके आना है। आई होप कि आप लोगों को यह पूरा वीडियो समझ आया हो। और अगले वीडियो में हम लोग इसका ट्रांसलेशन देख लेंगे क्या है। और अगले वीडियो में यह भी जानेंगे कि अपना के लिए जब क्या क्या वर्ड्स होते हैं।